जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद चोपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को होनी है उसको दृष्टिगत रखते हुए बना रहा हूं, जिसमें आपके यूपी स्पेशल के 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले 30 साल के पेपर प्लस आपके जो भी 24 से 25 चैप्टर यूपी स्पेशल के हैं वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए। मैं एक बार आपको बता दूं कि हमेशा से ही एग्जामिनर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं यूपी स्पेशल के उन्हीं को ही डालता आ रहा है, यानी हमेशा से बार बार वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही पूछता आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को बढ़िया तरीके से कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से यूपी स्पेशल के प्रश्नों को करके ले जाओगे। अब समय खराब ना करते हुए हम जो है आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नाम से। भाई, आज जो हम अपना उत्तर प्रदेश नाम देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। जब ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में आया तो इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा? 1937 में। यानी 1937 का जो संयुक्त प्रांत है ये आके 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहलाया। अब जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी को, उसी दिन से जो है हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का दिवस 24 जनवरी रखा है। यानी उत्तर प्रदेश दिवस आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 24 जनवरी। और यह दिवस जो है ये 2018 से चालू कर रखा है, यानी प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी के बारे में। आज जो हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखते हैं, पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी आगरा थी। कब थी? 1836 में। आगरा के बाद यूपी की राजधानी प्रयागराज बनी। प्रयागराज के बाद जो आज वर्तमान में है लखनऊ, ये बनी है। और ये लखनऊ 1935 से आपकी राजधानी चली आ रही है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। आपका सबसे पश्चिमी है शामली। सबसे आपका उत्तरी है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र। यानी पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र। यानी ये 4 जिले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यह क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है। अब जो हमारा क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का 7.33% है, तो ये भारत में कहाँ स्टैंड करता है? अगर हम देखेंगे तो यूपी हमारी जो है चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में आती है। अगर आपसे बोलेगा कि यूपी का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे चौथा स्थान है। पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है आपकी 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है आपकी 240 वर्ग किलोमीटर। तो कितनी है? 240।
यानी पूर्व से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण 240। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के मतलब कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती। जो आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, उत्तर प्रदेश उससे उत्तर में आ जाता है। यानी 23.5 को कितना बोलते हैं हम? 23.50। यानी उत्तर प्रदेश 23.50 से ऊपर है। कितना ऊपर है? मात्र 2 पॉइंट ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे 23 मिनट 52 सेकंड इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। लेके कहाँ से? 23 मिनट 52 सेकंड से लेके 30 मिनट 24 सेकंड। यानी उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.52 से लेके 23.24 तक। यानी 23 से 30 7 का अंतर है। यही अंतर हमको पकड़ के रखना है बस। कभी भी पेपर में आएगा तो देखो 23.5 से तो ऊपर है और 23 में 7 जोड़ देंगे 30। ठीक है, अब देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। हमें 7 की ही ट्रिक दिमाग में रखनी है क्योंकि आपकी यहाँ भी काम आएगी। जो देशांतरीय विस्तार है वो है 77 मिनट 5 सेकंड, यानी 77.5। देखो यहाँ भी 7 है, 77 में 7 और 7। अब इसमें भी 7 जोड़ देंगे हम। 77 में अगर 7 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 84। तो 84.38। तो हम देखते हैं कि अक्षांशीय कितना है? 23.52 से 30.24। और देशांतर कितना है? 77.5 से 84.38। अभी जो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में आता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल है मात्र 660 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल में जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई, चौथा है सीतापुर और पांचवा है आपका प्रयागराज। ये 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। यानी सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, थोड़ा उससे छोटा सोनभद्र, थोड़ा उससे छोटा हरदोई, थोड़ा उससे छोटा सीतापुर, फिर थोड़ा उससे छोटा प्रयागराज। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के 5 सबसे छोटे जिले। अभी आपको बताया था कि सबसे छोटा जिला है हापुड़, उससे बस थोड़ा सा बड़ा है गाजियाबाद, उससे बस थोड़ा और बड़ा है भदोई। भदोई भदोई को संत रविदास नगर भी कहते हैं, संत रविदास नगर। आप संत कबीर नगर से आप इसको कंफ्यूज ना करें, संत रविदास नगर है। चौथे नंबर पर आपका शामली और 5वें पे है आपका अपना गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगी हुई है। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और एक देश है नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। यानी 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश है अपने पास का नेपाल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य यूपी से लगते हैं। तो अभी आपको बताए थे कि 8 राज्य लगते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। पहले देखते हैं हिमालय राज्यों को। हिमालय के 2 हैं। पहला तो है हिमाचल प्रदेश नंबर 1, दूसरा है उत्तराखंड, 2 हो गए। जब घूम के आएंगे तो एक आपका जो उत्तर पूर्व की तरफ लगेगा बिहार, थोड़ा और नीचे आएंगे बिहार से तो झारखंड, क्योंकि बिहार से डिवाइडेशन हुआ है झारखंड का। फिर घूमेंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, फिर मध्य प्रदेश। इसके फिर पश्चिम की तरफ घूमेंगे तो राजस्थान, फिर और ऊपर जाएंगे तो हरियाणा।
यानी 8 राज्य उत्तर प्रदेश से आपके साझा करते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है। अब देखेंगे कि जो एक हमारा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन अब हमारे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले नेपाल से बाउंड्री साझा करते हैं। तो आपको दिमाग में रखनी है कि नेपाल से साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7। ये कई पेपर में पूछा गया। अब इसको देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व कैसे कैसे। सबसे पहला जिला है पीलीभीत, दूसरे नंबर का है लखीमपुर खीरी, जिसको अभी आपने पढ़ा था, सबसे बड़ा। तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर और सातवां है महाराजगंज। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे रट सकते हो, PL BS महाराज, PL BS महाराज। पहला P है पीलीभीत, L है लखीमपुर खीरी, पहला B है बहराइच, पहला S है श्रावस्ती, दूसरा B है बलरामपुर और दूसरा S है सिद्धार्थनगर और महाराजपुर महाराजगंज। यानी नेपाल से जो हमारे 7 जनपद यानी 7 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, इससे कुल सीमा कितनी साझा करता है? 579, यानी 579 किलोमीटर नेपाल से हमारा उत्तर प्रदेश बाउंड्री साझा करता है। अब एक जो दिल्ली था हमारा केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली से कौन कौन से जनपद उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? तो पहला है गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है आपका गाजियाबाद। अभी हमने देखा था कि 8 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करते हैं। अब हम देखेंगे अब उन 8 राज्यों में हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। सबसे पहला देखेंगे जो हमने हिमालय राज्य देखा था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला है जो सहारनपुर से, और हिमाचल प्रदेश से ही सबसे कम बाउंड्री साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। जो 8 राज्य है उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं सीमा, उनमें से हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, दूसरा आपका हिमालयी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जनपद लगते हैं? पहला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यानी ये 7 जनपद हैं जो आपके बाउंड्री साझा करते हैं।
उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सहारनपुर अभी एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन सहारनपुर को जो है एनसीआर क्षेत्र में अभी प्रस्तावित करने की बात चल रही है। अब हम जो चीज़ हमने पढ़ी है थोड़ा मैप के माध्यम से चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको कि दो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे राज्य हैं जो हिमालय के हैं, यानी ऊपर है आपका जो है हिमाचल प्रदेश इधर, और एक आपका उत्तराखंड ये जो, ठीक है। इधर मैंने बताया था हरियाणा। इन तीनों से सीमा साझा करता है आपका सहारनपुर, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताई थी कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला जो बताया था आपको वो बताया था आपका बलिया। सबसे पश्चिमी जिला जो आपको बताया था वो बताया था आपको शामली। सबसे उत्तरी जिला जो आपको बताया था वो बताया था आपको सोनभद्र, ठीक है। आप एक बार मैप में जाके इन सबको देख लोगे जाके, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया था कि सोनभद्र जो है वो आपके 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का मात्र एक जो सोनभद्र जो आपका जनपद है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला है आपका जो है बिहार, देख रहे हो आप। दूसरा आपका झारखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा मध्य प्रदेश है। इन चारों राज्यों की बाउंड्री जो है वो आपके सोनभद्र से लगती है। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सोनभद्र जिला जो है ये जो मध्य प्रदेश राज्य है आपका, ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से बाउंड्री साझा करता है। अब देख रहे थोड़ा क्लियरिटी। एक तो सोनभद्र आपका होगा 1, मिर्जापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7, ललितपुर 8, जालौन 9, औरैया 10, इटावा 11 और आपका आगरा 11। भाई एक बार देख लेते हैं। आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, औरैया बोल देते हैं, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसमें आपका ये ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, जालौन, ये क्षेत्र आपको बताए थे मैंने। ये कैसे हैं, ये आपके जो है आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। उत्तर प्रदेश आपको पता है कि 23.5 डिग्री से उत्तर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री से ऊपर जो क्षेत्र हो जाता है उसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, बावजूद इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो 23.5 डिग्री से ऊपर है, और 23.5 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वो आपकी पड़ती है झांसी और आगरा में। सबसे कम जो गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश में वो पड़ती है बरेली में, ठीक है। अभी जो हमने जलवायु की बात की थी, उत्तर प्रदेश को कितने सस्ते जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 9।
अभी यही प्रश्न सीधा अभी RO का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। कितना? 185 सेंटीमीटर। और सबसे कम जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो होती है मथुरा में, मात्र 54 सेंटीमीटर। अब थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की मिट्टी क्या है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको बताया था कि एक तो गंगा का क्षेत्र है जो ऊपर हिमालय से आ रही है, एक नीचे बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, अब पहले देखते हैं गंगा के विशाल मैदान को। जो गंगा का विशाल मैदान, आपकी जो गंगा नदी जो आपका ग्लेशियर से निकलती है और आपका मैदानी भागों से कैसी मिट्टी लेकर आती है। दूसरा आपका बुंदेलखंड की मिट्टी, ठीक है, या विंध्याचल शैल की पठारी मिट्टी। देखो जब गंगा के मैदान की मिट्टी देखते हैं, यानी जब गंगा ग्लेशियर से निकलती है तो क्या है, अपनी युवावस्था में होती है तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जब रफ्तार तेज होती है तो बड़े बड़े भूखंडों को ये ऐसे ही काट के ले आती है, बहुत बड़े बड़े भूखंड। आगे जाके क्या होती है कि यही बड़े 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 भूखंड जो हैं ये गंगा नदी के बहाव में रुकावट करते हैं, लेकिन बहाव इतना तेज होता है कि गंगा इन जो भूखंड होते हैं पत्थरों के, इनके नीचे आके विलुप्त हो जाती है, जिसे हम ज्योग्राफी की भाषा में भाबर क्षेत्र बोलते हैं। हालांकि भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र आता है जो उपजाऊ होता है, जिसमें मुख्यतः हम जो है गन्ने की फसल को बोते हैं। वैसे तो चावल की खेती वहाँ पे होती है। अब भाबर क्षेत्र के बाद आपका तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र को पार करने के बाद आपका जो जलोढ़ मिट्टी आती है। लेकिन भाबर के क्षेत्र से एक प्रश्न पूछा गया था कि भाबर के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाबर का क्षेत्र क्या होता है, वो कंकर और पथरीला होता है, और कंकर और पथरीला क्षेत्र में कोई भी कृषि करने योग्य भूमि नहीं होती है। तो भाबर का क्षेत्र कैसी मिट्टी है, वो कंकरीली और पथरीली है। जब गंगा मैदानी भागों में आती है, ठीक है, तो इसे क्या है, इसका जलोढ़ क्षेत्र कहते हैं। जलोढ़ माने यानी मिट्टी का क्षेत्र। अब ये जलोढ़ भी दो प्रकार के होते हैं, एक नवीन जलोढ़ या नए जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। जो नए जलोढ़ कहते हैं उसे ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं खादर। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बोलते हैं बांगर। जो नई जलोढ़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी यहाँ बाढ़ बार बार आती है। पोषक तत्व जो नदी में पोषक तत्व होते हैं वो बार बार ऊपर आते जाते हैं, जिससे कि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ होती है ये मतलब जो गंगा का क्षेत्र है, जो गंगा का अपना मैदानी क्षेत्र है, ये उससे बहुत दूर हो जाती है जो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की मृदा के बारे में। गंगा के मृदा के बारे में आपसे दो तीन प्रश्न पूछता है। एक, पहला भाबर क्षेत्र की मृदा। भाबर क्षेत्र की मृदा आपकी कंकरीली और पथरीली होती है। दूसरा, तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा में कृषि करने योग्य कौन कौन सी फसल है। तो आपकी पहली मुख्य फसल है आपकी जो है गन्ना। दूसरा आपकी धान। तीसरा आपसे पूछता है प्रश्न जो है गंगा के क्षेत्र से कि गंगा में जो नई जलोढ़ है उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं खादर। जो पुरानी है उसे बोलते हैं बागर। ये सारा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं बुंदेलखंड की मृदा। बुंदेलखंड मैंने आपको भी बताया था कि ये पठारी भाग है, और पठारी भाग जब आप देखोगे, मध्य प्रदेश का विंध्याचल क्षेत्र देखोगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। जब यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी तो बुंदेलखंड भी जो है वो विंध्य पर्वत का ही भाग है। तो काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी में जो है वो जल धारण करने की क्षमता वो ज़्यादा होती है।
जब ये जल ज़्यादा धारण करेगी तो इसकी उर्वरता यानी इसमें जो उत्पादन क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है। काली मिट्टी में जो हम कपास की खेती मुख्य रूप से करते हैं। कौन सी खेती? कपास की खेती। यानी काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी का नाम दिया जाता है। आप मुझे बताओगे काली मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहते हैं, यानी इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? जैसे लाल मिट्टी को लोहा ऑक्साइड कहते हैं, तो जिसके कारण उसे लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अब लाल मिट्टी यानी बुंदेलखंड में काली मिट्टी है और दूसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या है? लाल मिट्टी काली मिट्टी के अपोजिट है, यानी इसमें जल धारण क्षमता जो बहुत कम है, जिससे इसकी उर्वरता भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आई बात समझ में? अब ये सभी प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ। बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो कपासी मिट्टी है। ठीक है। दूसरा, जो गंगा की भाबर क्षेत्र की मिट्टी है वो कंकरीली और पथरीली है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किसी पेपर में पूछा गया था कि यूपी में लाल मिट्टी वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो वो क्षेत्र है झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आपका चंदौली। ठीक है। अगला, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में लवण प्रभावित मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप देखोगे ये है आगरा और अलीगढ़। यानी कहने का मतलब ये है, आपको जो लवण को प्रभावित कर रही है या आपकी जो लाल मिट्टी है, यानी ये सारा कहीं ना कहीं आपके साउथ का पार्ट है, आप देखोगे उत्तर प्रदेश का। ठीक है। दूसरा, मृदा जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ के क्षेत्र में ये पाई जाती है। आपका जो प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक जिला है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ना सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन होता है तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब क्या है कि अवनालिका का मतलब क्या है कि जब नदियाँ अपने ऐसा जिगजैग क्षेत्र होता है बीहड़ क्षेत्र में, नदियाँ कभी ऐसे जाएगी कभी ऐसे जाएगी, इस तरह का। दूसरा क्या है? अवनालिका अपरदन। अपरदन का मतलब क्या है बे? कि जो उसके पोषक तत्व है वो कहीं ना कहीं दूसरे के खेत में चले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अवनालिका अपरदन। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में पड़ता है, 1936 में बना था। इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है। वर्तमान में इसमें से रामगंगा वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नदी इसी से निकलती है। यानी जो जिम कॉर्बेट के पास में पड़ता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है। अब देख सकते हैं नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में जो 1977 में 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बना था, जो कि यूपी में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1977 बना था। अब देखेंगे यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव विहार कौन से हैं और कहाँ का है? पहला है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली जिले में पड़ता है। 1957 में इसका निर्माण हुआ था। यह है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट वन्य जीव विहार है, यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश कौन सा है? चंद्रप्रभा। 1957 में आपका इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है किशनपुर। किशनपुर कहाँ आपके? वो है लखीमपुर खीरी में। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ पड़ता है? बहराइच में। जैसे आप किसी रोटी को कतरते हो और कतर के भीजते हो, तो रोटी को कतर देंगे और भीज देंगे। ठीक है। याद करने का तरीका। चौथा है रानीपुर। रानी का चित्र बहुत अच्छा है, चित्रकूट। पांचवा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कहाँ है? ललितपुर। ये सबसे छोटा यूपी का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
आपका महावीर स्वामी। छठा आपका वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। चंबल वन्य जीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये पड़ता है आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। वन्य जीव विहार आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगला आपका सोहा गिबरबा वन्य जीव विहार ये पड़ता है आपका महाराजगंज में। अगला आपका सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य श्रावस्ती और बलरामपुर में। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। पक्षी विहार पहला है चंद्रशेखर, जिसका पुराना नाम था नवाबगंज। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। देखो नवाब, अगर आप देखोगे नवाब तो नवाब में ही उन्नाव है, नवाब उन्नाव। ठीक है, याद करने का तरीका है, नवाब में उन्नाव है, नवाब न व आब है नवाब। दूसरा है समसपुर। समसपुर, समसपुर कहाँ आपका? रायबरेली। यानी समसपुर में समोसा पकड़ लेंगे, समोसा, तो समोसे में सबकी राय है तब मंगाएंगे। देखो अपना याद करने का तरीका है, कुछ भी कर लो। अगला है लाख बहोसी। लाख बहोसी कन्नौज में। इसको रटने का तरीका आपको बताता हूँ। कन्नौज जो है, कन्नौज वो आपका इत्र के लिए बहुत फेमस है, इत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को। तो जब आप इत्र लगाओगे तो हो सकता है कि आप बेहोश हो जाओ। ठीक है, और इत्र वैसे भी लाख रुपए का आता है, ऐसे याद कर लो आप भैया। अगला है सांडी। सांडी सांडी कहाँ पड़ता है? हरदोई में। इसको याद करने का तरीका है, खेत में सांड देखे हैं तो सांड को कैसे भगाते हैं? हर हर हर। ठीक है, तो सांडी कहाँ है? हरदोई। अगला है बखीरा। बखीरा पड़ता संत कबीर नगर में। ये कबीर दास जी ने जो ना अपने प्रवचन सभी जगह बखेर दिए थे। ठीक है, अगला है ओखला। ओखला अपना गौतम बुद्ध नगर में है। समान मैनपुरी। समान को कैसे याद करेंगे? मैंने जैसे याद किया था कि भाई आदमी का मान सम्मान होना जरूरी है, यानी आदमी का मान सम्मान, यानी मैन माने आदमी, तो आदमी का मान सम्मान, यानी मान और सम्मान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है पार्वती औरंग। तो ये पड़ता है गोंडा में। पार्वती भगवान जी गॉड है। विजय, विजय से हमें मोहब्बत है तो मोहब्बा में। पटना कहाँ पड़ेगा? पटना पड़ेगा एटा में। सुरहताल ये पड़ेगा बलिया में। अगला है सूर सरोवर, जिसे कीर्तम झील बोलते हैं, ये पड़ता है आगरा में। भीमराव अंबेडकर जो है ये पड़ेगा प्रतापगढ़ में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व। तो यूपी में अब तक 4 ही टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 4 टाइगर रिजर्व। इसमें पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। कहाँ है? लखीमपुर खीरी। कब बना था? 1987 में। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है, 2012 में बना था। ये जिम कार्बेट को काट के बना है। ठीक है, जब अपना ही हिस्सा हुआ करता था पहले उत्तराखंड। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये 2014 में बना है। और चौथा हाल ही में बना है अभी चित्रकूट। चित्रकूट में कौन सा टाइगर रिजर्व है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, 2022 में। आप मुझे बताएंगे अब तक भाई भारत में तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? और एक अभी करंट का क्वेश्चन है कि भारत में भी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है भाई? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा के बारे में। देखो हम उत्तर प्रदेश की ही नदियां पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम इसमें इंटरनेशनल चीज़ों को घुसाएंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और गंगा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करती है?
तो वो करती है भाई बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर से जो है गंगा प्रवेश करती है। दूसरा, गंगा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो वो बहती है 1140 किलोमीटर। ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है, तो भाई वो जाएगी 28 जिलों से। ओके, ठीक है। अब गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है यमुना। ये जो आ रही है यमुना। ठीक है, और यमुना गंगा में कहाँ की मिलती है, प्रयागराज का जो संगम है यहाँ के। दूसरा, जो गंगा नदी कहाँ से एंट्री की है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से, और निकलेगी कहाँ से आपकी, ये बलिया से निकल जाएगी भाई। अब एक बार फिर बता देता हूँ आपको रिवीजन के तौर पे, गंगा कहाँ से एंट्री की, बिजनौर से, निकल कहाँ से गई, बलिया से, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को पार करके गई है, यानी 28 जिले उत्तर प्रदेश के उसने पार किए। कितनी लंबाई है इसकी उत्तर प्रदेश में, 1140 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब जो बाईं तरफ से गंगा में आकर नदी मिल रही है, अब उनको देखेंगे। अब गंगा के आगे पढ़ेंगे रामगंगा। देखो दोनों अलग अलग नदी हैं। रामगंगा, रामगंगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से जिले में एंट्री कर रही है, तो वो कर रही है बिजनौर में। देखो ये जो साइन मैंने बनाया ना इस तरीके से, ये साइन है कि नदी सबसे पहले कौन से जनपद में घुस रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जब रामगंगा बिजनौर में घुसेगी तो यहीं पे जो है बिजनौर पे ही रामगंगा एक सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा के नाम से, जिसकी ऊंचाई है 127.5 यानी 127.5 मीटर ऊंचा है, जो कि बिजनौर में पड़ता है। जब ये आगे बढ़ेगी नदी तो इधर से गंगा आएगी और इधर से ये रामगंगा आएगी, ये मिलेंगे कहाँ है कि कन्नौज में आके मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो है एक नदी पड़ती है आपकी गोमती। गोमती नदी, ये गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती। पहली बात तो पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती, तो आंसर है आपका गोमती। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, माधव टांडा थाना पड़ता है, उसके पास से निकलती है। और निकलते निकलते आपका जो है ये आपका जाके कहाँ मिलती है, गाजीपुर में जाके मिल जाती है आपकी गंगा से। गाजीपुर में आके आपकी गंगा से मिल जाती है। ऊपर गोमती में ही आपका जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, जो है ना, जो मुख्य मुख्य शहर है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, शारदा नदी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से एंट्री करती है, पीलीभीत से। ठीक है, शारदा नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे आगे बढ़ेगी तो इसमें ऊपर से एक मुख्य धारा आएगी घाघरा नदी की। घाघरा नदी या इसी को बोलते हैं सरयू नदी। ठीक है, और ये घाघरा नदी या सरयू नदी पीलीभीत से अगला जिला पड़ता है बहराइच। बहराइच में सबसे पहले एंट्री मारती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बहराइच से बढ़ते हुए ये आगे जो है सीतापुर में दोनों मिल जाती है। कौन कौन सी, इधर से शारदा, इधर से घाघरा या सरयू। ठीक है जी। अब यही आगे जो है सरयू आगे चल के आज जो बहुत फेमस है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। ठीक है जी। आगे ये है आपकी राप्ती। राप्ती नदी, राप्ती नदी ऊपर से नेपाल से आ रही है। ये हालांकि जो सभी नदियाँ ना नेपाल से आ रही हैं। राप्ती नदी आएगी इधर गोरखपुर, जो है ये गोरखपुर पड़ेगा। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, जो बाबा योगी का अपना होम टाउन है। होम टाउन तो खैर उत्तराखंड में। और आगे जो है देवरिया में आके मिल जाएगी, किससे, जो आपकी शारदा ऊपर से चले आ रही है, और मुख्य धारा फिर जो है आपकी घाघरा हो जाती है, ये आके राप्ती मिल जाएगी इसमें। ठीक है, अब जब आगे चलेंगे तो एक नदी पड़ेगी नारायणी
गंडक या सालिग्राम में एक ही बात है। ये नदी निकल के आएगी आपके नेपाल से और आकर निकलते हुए यहाँ आके जो आपने आके जो आपकी शारदा थी या आपकी घाघरा जो मुख्य धारा बन के आई थी, ये आपके यहाँ पे बहना स्टार्ट हो जाएगी। और ये नदी जो ना यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है और आगे आके ये नदी आपके पटना में आके मिल जाती है। ठीक है, ये देखी थी हमने जो आपकी मुख्य से नेपाल से निकल के नदियाँ आ रही थी। अब देखेंगे जो नदियाँ यमुना नदी में आके मिल रही है कौन कौन सी है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि यमुना जो है वो बंदरपूछ ग्लेशियर से निकल रही है। बंदरपूछ चोटी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर में पड़ता है, बंदरपूछ चोटी वहाँ से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी एंट्री कहाँ करती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में, तो वो करते हैं सहारनपुर जनपद में। ठीक है, और यमुना नदी कितने जनपद से, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से होकर जाएगी, 19 जनपद से। और गंगा कितने से, 28 से। ठीक है, जब ये आगे आएगी यमुना तो इसी के साइड में एक नदी है हिंडन नदी। आपने देखा होगा गाजियाबाद में हिंडन को। हिंडन नदी भी जो है ये उत्तराखंड से ही निकल रही है, लेकिन सबसे पहले हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में एंट्री मारती है, तो ये भी मारती है सहारनपुर में। ठीक है, और हिंडन आके पहली बात मिल जाती है आपकी यहाँ आके। आप मुझे बताओगे कि यमुना नदी में हिंडन नदी कहाँ आकर मिलती है। ठीक है, जब आपकी यमुना आगे बढ़ती है, ये बढ़ आगे, तो इधर से एक नदी आती है चंबल। चंबल नदी आके जो है यमुना में मिलती है, कहाँ जाके, इटावा में, क्योंकि ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। एक नदी है सिंध। सिंध भी जो है इटावा से थोड़ा सा आगे आके मिल जाती है। ठीक है, आगे एक नदी आएगी, फिर आगे ये यमुना आ रही है इधर। फिर एक नदी बेतवा। बेतवा जो है ये हमीरपुर में आके कहाँ आके मिल जाएगी, हमीरपुर में आके मिल जाएगी यमुना नदी से। आप मुझे बताओगे, वैसे तो आप जान चुके होगे इसका आंसर, कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे पहले घुसती है। ठीक है, एक है केन नदी। केन नदी कहाँ क्या मिलती है, ये मिलती है फतेहपुर में। ठीक है जी, एक है टॉन्स। टॉन्स टॉन्स कहाँ के मिलती है, लेकिन देखो टॉन्स आप याद रखना, ये टॉन्स जो है ये गंगा की सहायक नदी है। हालांकि एक टॉन्स यमुना की भी है, लेकिन ये जो टॉन्स है ना ये गंगा की सहायक नदी है, टॉन्स। ठीक है जी, अब देखते हैं सोन नदी को। जो गोमती नदी बताई थी मैंने आपको, ये कहाँ के मिली थी, गाजीपुर में आके मिली थी गंगा से, गोमती थी। अब देखते हैं सोन। सोन नदी ये बढ़ती है आगे, गई और जाके कहाँ मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है, जाके गंगा से मिल जाती है पटना में। ठीक है, अब इसी सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, ये जा रही रिहंद। ठीक है, रिहंद नदी पे ही एक बांध है, रिहंद बांध। ठीक है, जिस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील एक पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, यह मानव निर्मित झील है। इसी रिहंद बांध को रेणुका झील या बांध के नाम से भी पहले जाना जाता था, आप पढ़ेंगे। और जो ये रिहंद बांध है ना, ये एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, अब थोड़ा हम रफ्तार में देख लेते हैं। गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, बिजनौर से। बाहर कहाँ से निकल जाती है, बलिया से। कितने जिलों से जाती है, 28 जिलों से। कौन कौन से मुख्य जिले जहाँ पर बात करती है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर आदि। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना देखेंगे प्रवेश कहाँ से करती है, सहारनपुर से। गंगा में कहाँ मिलती है, प्रयागराज में संगम जो है आपका। कितने जिलों से आती है, 19 जिलों से होकर जाती है। मुख्य मुख्य कौन से जिले हैं, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर।
अब देखेंगे रामगंगा। रामगंगा कहाँ से प्रवेश करती है? प्रवेश करती है बिजनौर से, और कन्नौज में गंगा में इसका मिलन हुआ था। अब देखेंगे गोमती। गोमती पीलीभीत के कहाँ से निकलते? फुलहर झील से। ये ऐसी झील है जो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है, ठीक है। और इसके सहायक नदी है सई और चोहा। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? पीलीभीत, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर शहर इसी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है जी। अब देखेंगे घाघरा या सरयू नदी। नेपाल में कर्नाली कहलाती है ये नदी, जो ये जब नेपाल से निकलती है तो कहलाती है कर्नाली। और अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। सहायक नदी कौन सी है? शारदे और ताप्ता राप्ती। अब देखेंगे शारदा नदी, इसे काली नदी भी कहते हैं, शारदा को। ये पीलीभीत में सर्वप्रथम आती है, सीतापुर में घाघरा मिल जाती है। राप्ती, इसे बूढ़ी गंडक भी कहते हैं, गोरखपुर राप्ती नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। अगला गंडक नदी महाराजगंज एवं कुशीनगर में बहती है, यूपी एवं बिहार की सीमा बनाती है। चंबल यमुना में इटावा मिल जाती है। सिंध नदी इटावा एवं जालौन के पास में मिलती है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। ये सब आप पढ़ के आ रहे हो ऊपर जो। केन यमुना में फतेहपुर में मिल जाती है। सोन नदी रिहंद इसके सहायक नदी है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, इसी बांध के कारण रिहंद नदी पर एक कृत्रिम झील बनाई गई है जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जिसको सोनभद्र जिले में बनाया गया है। ये यूपी और एमपी की सीमा पर है, और सोनभद्र में जो पीपरी जिला है वहाँ पे। टॉन्स नदी गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज के पास में गंगा से आके मिल जाती है। हिंडन सहारनपुर में प्रवेश कर जाती है सबसे पहले जो है, और ये जो है यमुना की ही सहायक नदी है। हिंडन क्या कर रहा है? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और फिर बाद में यमुना में आके मिल जाते हैं। कहाँ? हरियाणा में आके, ठीक है। अब देखेंगे यूपी की सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाएं, ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना का नाम है रिहंद परियोजना। ये रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर ही है, सोनभद्र जिले के सोनभद्र में जो है ये पीपरी नामक स्थान में पड़ती है, और ये जो है एक गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, रिहंद नदी पर जो रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल झील भी है, ठीक है। अब देखेंगे यूपी के सिंचाई के साधन कौन कौन से, यानी यूपी में किस प्रकार से सिंचाई होती है। अगर मैं कहूँ यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है भाई, वो होती है नलकूप या ट्यूबवेल, हमारे यहाँ पे 12 बोल देते हैं, उससे होती है। लगभग 75% यानी 74.9% जो है वो सिंचाई कहाँ से होती है, किससे होती है? तो वो होती है नलकूपों से, और सबसे सेकंड पे होती है आपकी नहर से, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल, और दूसरा आपका नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये है शारदा नहर, जिससे यूपी की सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। अब भाई वैसे तो यूपी की सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से, लेकिन सेकंड पे नहर। अगर नहर भी पूछा कि नहर सबसे ज़्यादा कौन सी सिंचाई करती है, तो वो करती है भाई साहब शारदा नहर, और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। अब एक है पेयजल परियोजना। यूपी की पेयजल परियोजना है जिसका नाम है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि मथुरा और आगरा में है भाई। अब देखते हैं उद्योग विविध, यानी ये वे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैंने इनको एक तरफ लिख लिया है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई वाराणसी में। यूपी में रेल कोच यानी जो रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं, कारखाना कहाँ पे? रायबरेली में। तीव्र औद्योगिकरण एवं रोजगार के लिए प्रथम आंकड़ा केंद्र कहाँ खोला जा रहा है भाई? वो खोला जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। यूपी में उद्योग लगाने एवं उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता कौन सी योजना करेगी? उद्योग बंधु।
यानी उद्योग बंधु ये अभी कई पेपर में पूछी भी गई है। यानी ये ऐसी योजना है जो उद्यमियों को, यानी जो आपके अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो अच्छे-अच्छे इंडस्ट्री लगाने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, तो उनको जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ पे उद्योग लगाओ। तो कौन-सी योजना के तहत? उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन। तो ये कहा जाता है भदोही। भदोही अर्थात संत रविदास नगर। अभी आपका आरओ वाला पेपर हुआ था अभी 11 फरवरी को, उसमें पूछा है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी कहाँ है? तो वो है लखनऊ में। गीडा क्या है? GID है। कई पेपर में पूछा गया। यहाँ में जी का मतलब बहुत सारे लोग ग्रेटर नोएडा लगा देते हैं, कोई गाजियाबाद लगा देता है। तो जी का मतलब है गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। UPSIDC यानी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। भैया आप उद्योग पढ़ रहे हो, लेकिन अभी ये उद्योग उत्तर प्रदेश में इसका निगम कहाँ है? तो ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा कहाँ बनाया जा रहा है? बुंदेलखंड बनाया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। इफ्को यूरिया कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ इफ्को? आंवला, ये पड़ता है आपका बरेली में। आंवला पड़ता है बरेली में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ उत्तर प्रदेश में? तो वो पड़ता है कानपुर में। भाई कान क्या है? कान हमारा अंग है। तो कृत्रिम अंग निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वो है कानपुर में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो वो है झांसी में। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट कहाँ है? रायबरेली में। और हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? आपकी वाराणसी में। अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की झीलें। पहली है रामगढ़ झील। ज़्यादातर राम के नाम से जो क्वेश्चन है वो गोरखपुर और अयोध्या में, तो आंसर है गोरखपुर। बखीरा झील, बताया था आपको कि संत कबीर नगर कि कबीर जी ने अपने खूब जो प्रवचन वो बखेरे थे। बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहाँपुर। बैती व नया झील कहाँ है? आपकी प्रतापगढ़। कीठम झील सूर सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड भी है। तो ये है आपका आगरा। ठीक है। एक है अवैधी। अवैधी कहाँ है? वाराणसी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, एक कृत्रिम झील है, कहाँ पड़ती है? सोनभद्र में, रेन नदी पे। लक्ष्मी ताल कहाँ है? झांसी में। फुलहर झील कहाँ है? गोमती में। गोमती नदी उद्गम है, पीलीभीत पड़ती है। राधा व श्याम कुंड, ये तो मथुरा में ही है। शुक्रताल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। सिरसा मिर्जापुर में है। देवरिया में कौन सी झील है? कन्नौज। कन्नौज मतलब देवरिया झील कहाँ है? कन्नौज में। बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में। और राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। अब पढ़ेंगे कि बांध, नदी और कौन कौन सी झीलें पड़ती है। पहला है रिहंद बांध, कई बार आ चुका है, देखो आपने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में, और ये एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है। दूसरा है माता टीला बांध, बेतवा नदी पर है, झांसी में पड़ता है। तीसरा है रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में। अभी आपको पीछे बता था कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, कितना मीटर, कितना ऊंचा है? 127 मीटर, यानी 127.5 मीटर। सरयू बांध, तो सरयू या घाघरा नदी पर है, बहराइच पड़ता है। पथरई, पथरई बांध पथरई नदी पे है, ललितपुर में। बाण सागर बांध है, सोन नदी पर और शहडोल मध्य प्रदेश में पड़ता है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, महोबा में है। मेजा बांध बेलन नदी पर, मिर्जापुर में है। ये पूछी भी है कि बेलन नदी पर कौन सा बांध है, तो मेजा बांध। परीक्षा बांध आपका जो है बेतवा नदी पे है। और आपका अहरौरा और अडवा, ये मिर्जापुर में बांध है। अभी कोई एग्जाम था RO वाला, तो उसमें पूछा गया था थोड़ा पहले। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसका भाग आता है, क्योंकि उत्तराखंड में टिहरी। तो ये टिहरी बांध किसकी सहायता से लगा था, कौन से देश की सहायता से लगा था? तो ये लगा था USSR, यानी आप कह सकते हो कि रूस की सहायता से। अब देखेंगे हम, ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी परमात्मा, यानी ये वो बांध है जो
बेतवा नदी पर है। ठीक है, परीक्षा पर से परीक्षा यानी पैसे परीक्षा, रे से रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा से माता टीला। ये तीनों हैं, ये बेतवा नदी पर पड़ती है आपकी जो। ठीक है, उद्योग, ये वे उद्योग है जो पेपर में आए हुए हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे तो जो है आप ना तो रट पाओगे ना पढ़ पाओगे। ठीक है, अमरोहा जो है भाई वो पाइल पार्क के लिए है। वाराणसी जो है भाई वो हथकरघा सिल्क की साड़ी है। लखनऊ जो है ये कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई होती है। सीतापुर जो है वो दरी के लिए है। मुजफ्फरनगर जो भाई आपका वो कंबल के लिए है। फरुखाबाद जो है वो छीट छपाई और रंगाई के काम के लिए है। ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योग देखेंगे भाई अब जो कानपुर में क्या होता है, चमड़ा, जूट, वनस्पति और ऊनी वस्त्र और कुछ ठीक है, कानपुर को ही जो है भाई प्लास्टिक सिटी बोलते हैं। लेकिन आप कमेंट में बताओगे कि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा कहाँ है, और विस्फोटक पदार्थ भी जो बनते हैं ना वो कानपुर में बनते हैं। ये प्लास्टिक सिटी वाला क्वेश्चन अभी पीछे पूछा था। हाथरस, हाथरस में जो टीन के जो कनस्तर होते हैं जिसमें घी भी आ जाता है, लकड़ी एवं फर्नीचर भी बनते हैं जो हाथरस में। हालांकि फर्नीचर आपके जो है बरेली में बनते हैं। फिरोजाबाद में जो भाई आपकी वो कांच और कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, और फिरोजाबाद को जो भाई सुहाग नगरी के नाम से भी जाना था। मुजफ्फरनगर में भाई क्या आपके वो बनता है भाई आपका कागज। ठीक है, पीतल की वस्तु जो आपकी भाई जो वो बनती है मुरादाबाद में, इसे पीतल नगरी बोलते हैं। ताले जो भाई वो अलीगढ़ में बनते हैं। सिगरेट बनते हैं सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बनते हैं नोएडा में। दिया सलाई बरेली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स आपका वाराणसी में है। तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में है। टेलीफोन इंडस्ट्रियल आपकी रायबरेली में है। और एल्यूमिनियम रेणुका में। और मुझे आप कमेंट में बताओगे कि ढोलक कहाँ है। अभी इन पर जीआई टैग मिला है ढोलक को। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में आपका जो है बांसुरी नगरी किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बांसुरी नगरी किसे कहते हैं। पार्क जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं बार बार। पहला है बायो तकनीकी पार्क, आपका लखनऊ में पड़ता है भाई। नॉलेज पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। चमड़ा पार्क उन्नाव में है। प्लास्टिक पार्क द सिटी कानपुर देहात में है। अभी लेकिन देखो एक चीज़, प्लास्टिक सिटी आपके ऊपर जो है वो कानपुर में थी, के ऊपर बताई हुई। ठीक है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है आपका लखनऊ में। अभी बताओगे मुझे आप एक क्वेश्चन कमेंट में कि अभी योटा, योटा क्या है, योटा क्या है। आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की जनगणना। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है। इसको रटने का तरीका है भाई 1998 1 2 3 4 1, 1998 1 2 3 4 1, यानी 19,98,12,341 जनसंख्या है। आप जो है इस डाटा को आराम से रटो 1998 1 2 3 4 1। ठीक है, जो ये जनसंख्या है ये पूरे भारत का कितना परसेंट है, ये 16.5% है। ठीक है भाई अब जो ये 1998 1 2 3 4 1 है, इनमें आदमी कितने हैं, मैन कितने हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 10,44,00,000 मोटा मोटा, यानी 10 इधर। महिलाएं कितनी है 9,53,00,000। ठीक है, ये 10 करोड़ ये 9 करोड़, यानी 19 के ऊपर लगा लो। आपका ऑप्शन पूछेगा तो आप लगा ही दोगे। ठीक है, अब ये 10 करोड़ जो है ये 19 लाख का कितने परसेंट है, तो ये है 52%, 52.29। और ये 9,53,00,000 थे, ये 19 करोड़ का कितना परसेंट है, तो 47%। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में
52% जो जनसंख्या है वो आपकी पुरुषों की है, जो 47% है वो आपकी महिलाओं की है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कौन से जिले में। तो सबसे ज़्यादा निवास करती है प्रयागराज में जनसंख्या। दूसरा है मुरादाबाद, यानी सबसे ज़्यादा तो प्रयागराज में है। प्रयागराज से थोड़ा सा कम है मुरादाबाद। मुरादाबाद से थोड़ा सा कम जनसंख्या है गाजियाबाद में। गाजियाबाद से थोड़ा सा कम है आजमगढ़ में। आजमगढ़ से भी थोड़ा सा कम है लखनऊ में। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, प्रयागराज में। बोलेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है महोबा। ठीक है, महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। महोबा से थोड़ी सी ज़्यादा चित्रकूट में, फिर थोड़ी और हमीरपुर में, फिर थोड़ी और श्रावस्ती में, फिर थोड़ी और ललितपुर में। यानी ये 5 सबसे बड़े राज्य जिले थे जनसंख्या में, और ये सबसे 5 छोटे थे। ठीक है। अब हम देखेंगे, ये अब जनसंख्या पढ़ रहे हो 2011 की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना। अब 2001 से 2011 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है। यानी ये जो आप 1998 1 2 3 4 1 देख रहे हो, क्या इसमें वृद्धि हुई है? भाई 2011 की है। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2001 में जो जनगणना हुई थी और जो 2011 की जनगणना आप 1998 में देख रहे हो, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो भाई इसमें हुई है 20.23% की वृद्धि। कुल में टोटल में कितनी वृद्धि हुई है? इतनी। अब हम देखेंगे कि इसमें पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है। अब ये 20 को बांट दूं तो भाई इसमें हुई है 19% वृद्धि टोटल पुरुषों में। महिला में हुई है 21% वृद्धि। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ भैया कितना, 49%। यानी गौतम बुद्ध नगर चल रहा है सबसे ज़्यादा, जहां आपका जनसंख्या में वृद्धि हुई है पिछले 10 साल में। और सबसे कम वृद्धि कहाँ है भाई, वो ही है सबसे कम कानपुर में। अगला जो है हमारा जनसंख्या घनत्व के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या होती है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना भाई, यह 829। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कौन सा नंबर का है, तो भाई ये 4th नंबर का। सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या घनत्व है, वो भाई बिहार का। ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। ठीक है। अब हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में है, तो भाई वो है गाजियाबाद में। यानी 3,971। यानी 1 किलोमीटर में 3,971 लोग रह रहे हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ भैया, कौन सा जिला है, वो भाई नीचे है ललितपुर। मात्र 242 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में भाई। ठीक है। अब हम देखते हैं भाई साक्षरता, लिटरेसी कहाँ की अच्छी है, कहाँ की बेकार है, पढ़े लिखे लोग कहाँ के। भारत में मैं कह लूँ, आपसे कोई पूछ लगा कि भारत में कितनी लिटरेसी है, तो आप बताओगे भाई 67%। यानी 67.72 लोग उत्तर प्रदेश में जो भाई पढ़े लिखे हैं। अगर 100 लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो उसमें से 67 ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है जी। अब पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं भाई उत्तर प्रदेश में, अगर 100 पुरुष हैं तो 77, और महिला कितनी है, 57। यानी इसे आप याद कर लो भाई 57, 67 और आपका 77। ठीक है। 67 क्या है आपका जो बीच का है, ये बीच का तो भाई बिल्कुल ओवरऑल जो कुल साक्षरता है। महिला 57 है, पुरुष क्या है भाई, पुरुष आपको भाई 77 है। ठीक है। अब साक्षरता दर कितनी, जो साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है, तो भाई 10 साल में हुई है 11.36। ठीक है भैया। अब आपको बतानी है इधर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ।
तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में, लिटरेसी जो कितने 80%। दूसरे नंबर पर है पढ़े लिखे गौनपुर। यानी सबसे ज़्यादा कहेंगे भैया कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो कहाँ भैया, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आपके गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। अब सबसे कम कहाँ पढ़े लिखे हैं भैया, भैया ये पढ़े लिखे हैं श्रावस्ती के सबसे कम। कितना, मात्र 46% लोग ही पढ़े लिखे हैं। यानी 100 आदमी हैं तो हम उससे 46 ही पढ़े लिखे हैं। और दूसरे नंबर पर बहराइच भी पीछे ना हो भैया। ठीक है जी, ये तो होगा ओवरऑल में। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भैया पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो ये भैया गौतम बुद्ध नगर के पुरुष सबसे पढ़े लिखे हैं और औरैया सेकंड नंबर पे है। अब देखेंगे सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं भैया, तो सबसे कम भैया पढ़े लिखे हैं श्रावस्ती, बहराइच, चीज यहाँ भी पीछे छोड़ेंगे। ठीक है, ये श्रावस्ती तो आपको सब जगह देखने को मिलेगा भैया पढ़े लिखे में सबसे कम। अब देखेंगे भैया महिला कहाँ की पढ़े लिखे हैं, ये मत लगा दें कि गौतम बुद्ध नगर की पढ़े लिखे हैं ना। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महिला भैया कानपुर की, ऐसे लिखा है IPS IAS जो। और दूसरे नंबर पे भी है लखनऊ के। न्यूनतम महिला जो पढ़ी लिखे हैं भैया वो कहाँ की है, देखो श्रावस्ती की। और दूसरा नंबर बलरामपुर। देखो ओवरऑल में पूछे पढ़े लिखे में कम, जब भी श्रावस्ती है। महिला में पूछे कम पढ़े में कम, जब भी श्रावस्ती है। पुरुषों में पूछे तब भी भाई आपकी जो है वो श्रावस्ती है। अब देखते हैं भाई लिंग अनुपात। ठीक है, सेक्स रेशो कितना है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पर जो है कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने भी है उत्तर लिंग अनुपात 912 है भैया। यानी 1000 पे 912 महिला आ रही है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले में है, ये देखते हैं भैया। जौनपुर में है सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे भी आजमगढ़, आजमगढ़ भी पीछे ना। और सबसे कम लिंग अनुपात कौन भैया, भैया गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंग अनुपात मात्र 851। यानी 1000 आदमी पे 851 औरत है। और दूसरा भैया बागपत, बहुत ठीक है। हमीरपुर एक एक के बाद दोनों मतलब एक ही स्थान रखे हैं दोनों। अब भाई शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात का मतलब क्या है, 0 से 6 वर्ष के जो है बच्चे जो हैं उन पे कितनी लड़की आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात क्या है 902। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिशु लिंग अनुपात कितना उत्तर प्रदेश का, तो भाई 902 है। और ओवरऑल कितना है, मतलब जो आपका वैसे पूछें कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है भाई। ठीक है, सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है भाई वो है बलरामपुर का। और सबसे कम भाई आपका बागपत का। ठीक है जी, अगला है अनुसूचित जातियां वाला SC के लिए। यूपी में अगर बात करूं तो 20.69% अनुसूचित जाति हैं। और ये क्या है, ये जनसंख्या में भाई। ठीक है, और देश में सर्वाधिक SC वाला राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश ही है। यानी हमारे देश में जो SC जो सबसे ज़्यादा निवास कर रहे हैं संख्या में तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछो प्रतिशत में तो भाई वो पंजाब में 40%। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में बेशक आपकी जो है 20.69, लेकिन वो जनसंख्या में। अब देखेंगे सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, वह सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो बागपत है। काहे में, ये आपकी अनुसूचित जाति में। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है, वह न्यूनतम बागपत जिला। देखो बागपत तो आपको चाहे आपको सब पूछा प्रतिशत में चाहे पूछा आपको जनसंख्या में या संख्या में, तो वो तो भैया सबसे पीछे ही है। लेकिन सीतापुर जो है, सीतापुर सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा SC हैं सीतापुर में। लेकिन ये क्या है, ये जनसंख्या में है। ठीक है, अगर जनसंख्या प्रतिशत में पूछेगा अगर लगा या परसेंटेज लगा देगा तो भाई कौशाम्बी है आंसर। ठीक है जी, अगला जो आपका अनुसूचित जनजाति कहाँ है। राज्य की कुल अनुसूचित राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र कितने परसेंट है, मात्र 0.57% है। सबसे ज़्यादा जो ST रहे हैं जनसंख्या में वो कहाँ भाई, वो सोनभद्र में है।
और सबसे कम बागपत में। बागपत देखो चाहे SC में पूछ लो, चाहे ST में पूछ लो, चाहे इसमें प्रतिशत पूछ लो, चाहे जनसंख्या पूछ लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ST प्रतिशत में भाई, वो भी सोनभद्र में भाई, और सबसे कम बागपत में। देखो एक ही डाटा दिमाग में रखना आपको। देखो बागपत तो सब में सेम भाई, इसमें सेम, इसमें सेम है, सब में बागपत सेम है, लेकिन इसमें आपको नीचे सोनभद्र भी सेम है, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऊपर जो है ना, वो सीतापुर जो है, वो सीतापुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका है परसेंटेज में, लेकिन प्रतिशत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आप लगा दोगे भाई कौशाम्बी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा धर्म आधारित जनसंख्या जनगणना, धर्म के आधार पर। सबसे ज़्यादा देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को बांटा गया, हमने देखा है। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू है यूपी में। कितने हैं? 79.7%। यानी यूपी में हम कह सकते हैं कि 80% लोग हिंदू ही हैं, बाकी बीच में सब है। ठीक है, अब इसमें बौद्ध कितने हैं? बौद्ध मात्र 0.1% है भाई। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो धर्म है कितने लोग मानने वाले। हिंदू को मानने वाले भाई 79.73, फिर हिंदू मुस्लिम 19.26, सिख ईसाई ये पॉइंट हो भाई 0.3, 0.18, जैन 0.11, और बौद्ध आपको जो है ये आपका 0.1 में आपको जो है। अब हम देखेंगे कि मेले और कौन कौन से जनपद में लगाया जा। पहला है देवा शरीफ। देवा शरीफ के मेला कहाँ भाई? ये बाराबंकी में। भाई हमारे देव इतने शरीफ है, बार बार आवा है हमारे घर पे। देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी, याद कर लीजिए। खिचड़ी, बहुत बढ़िया खिचड़ी बना बाबा के वहाँ गोरखपुर में। नौचंदी देखो आपको भी पता है कि मेरठ में है। नौचंदी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा मेला है जिसमें हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, तो भाई वो है नौचंदी मेला मेरठ में भैया। देवी पाटन का मेला, तो भाई ये आपका भगवान गोंडा में। और देवी मेला खाली, तो ये भाई बाराबंकी में। माघ मेला प्रयागराज में। मनकपुर मेला फरुखाबाद में। हरिदयास जयंती मेला वृंदावन में भाई। सैयद सालार मेला गोंडा में है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई बार पेपर में पूछा गया। कंपील मेला फरुखाबाद में। अयोध्या मेला भाई अयोध्या में है। रामायण मेला बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकूट। रामायण मेला आदमी अयोध्या में लगाया था भाई, लेकिन रामायण मेला मुख्यतः चित्रकूट में लगा था। आपका श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला वो आपका मथुरा में लगता, जो आपको श्रावण में लगेगा, जन्माष्टमी लगेगा। गोला गोकर्णनाथ मेला ये आपका लखीमपुर खीरी में है। जब आप जाओगे तो वहाँ पे बाबा गोरखनाथ की मूर्ति भी रखी है। बटेश्वर मेला या पशु मेला जो आपको भैया ये लगता है भैया आगरा में। आप मुझे बताओगे ये इसमें कौन सा पशु है? ठीक है, नवरात्रि मेला ये लगता है भैया आगरा में। शाकंभरी माता का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में लगता है। और इस बार इसके आने के बहुत बहुत चांस है, क्योंकि पिछली बार यूपी पुलिस ने पूछा था आपका जो है नौचंदी, इस बार पूछा शाकंभरी मेला। देव छठ का मेला दाऊजी मथुरा में। परिक्रमा मेला सीतापुर अयोध्या में भैया। ये इंपॉर्टेंट है भी परिक्रमा, कभी आप लगा दो कि परिक्रमा हम जाके मथुरा में कर आए। लठमार होली कई बार पूछी गई है मथुरा। कबीर मेला बस्ती। कालेंद्र मेला बांदा। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बहुत इंपॉर्टेंट। शोरो मेला कासगंज। गोविंद साहब मेला अंबेडकर। नकटिया मेला वाराणसी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रामलीला चलती है बनारस में, बनारस की रामलीला कितने दिन चलती है? तो भाई ये चलती है 31 दिन। यही क्वेश्चन था भाई आपका जो पूछा गया था। अब देखते हैं भाई कि जो प्रमुख व्यक्तित्व है और उनके जन्म स्थान का है। पहला मेजर ध्यानचंद का कहाँ है? वो भाई प्रयागराज में या इलाहाबाद में। अबुल फजल आगरा
महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? बदायूं। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। टोडरमल जो है वो सीतापुर। बीरबल जालौन यानी कालपी। रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी। मंगल पांडे और चित्तू पांडे बलिया। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, यानी नेहरू परिवार सारा प्रयागराज है। चंद्रशेखर आजाद उन्नाव जनपद में। राम प्रसाद बिस्मिल जो भैया वो शाहजहाँपुर, यानी चंद्रशेखर आजाद जो भैया वो उन्नाव जनपद से जुड़े हुए थे। चित्तू पांडे ये बलिया। नेहरू जो है वो प्रयागराज। लाल बहादुर शास्त्री मुगलसराय। मौलाना मोहम्मद अली रामपुर। ये जिन्ना मत लगा दे, जिन्ना नहीं है भैया। इंदिरा गांधी प्रयागराज। राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर नगर। पुरुषोत्तम दास टंडन प्रयागराज। अमीर खुसरो एटा। सितार वादक पंडित रविशंकर वाराणसी। तबला वादक पंडित किशन महाराज वाराणसी। तुलसीदास आपका बांदा। कबीरदास वाराणसी। सूरदास मथुरा। फैजी आगरा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र वाराणसी। मेरे कहने से आज जो है तुम जो है तुलसीदास को एक बार सर्च करना गूगल पे जाके कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है। अगला भी आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है जी। यह लोकगीत का उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है ना वो है भाई बिरहा। कौन सा यूपी का लोकगीत? बिरहा। डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है, तो आंसर बिरहा। या कभी क्या पूछता है कि बिरहा कहाँ गाया जाता है या कहाँ होता है, तो बिरहा होता है आपका पूर्वांचल के क्षेत्र में भाई। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो भाई कथक। ठीक है, कथक। अब कथक को ठाकुर प्रसाद ने बढ़ावा दिया भाई, यानी खूब इन्होंने जो है बढ़ावा दिया। और इस कथक का सर्वाधिक विकास जो है वो अवध का जो नवाब था वाजिद अली उनके दरबार में हुआ था भाई कथक का। अब लेकिन कथक और ठुमरी इसका विकास जो है या इसकी शुरुआत जो है वो बिंदा देन के समय हुई भाई। ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, लेकिन कथकली बताओगे आप कहाँ का। अगला कथक से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जैसे बिरजू महाराज, ये भी कथक करते हैं। शंभू भी कथक करते हैं। लच्छू भी कथक करते हैं। अलकानंदा भी कथक करते हैं और तारा देवी भी कथक करते हैं। ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 5 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन में कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा, कभी वो हटा देगा। ठीक है। हम देखेंगे कुछ आपको जो शास्त्रीय गीत रहे हैं, जो कुछ कहाँ कहाँ है। आल्हा, ये आल्हा जो गाया जाता है ना, ये गाया जाता है वीर रस के उसमें उत्साह भरने के लिए। तो भाई आपको पता आल्हा और उधल जो है मोहबा के है, बुंदेलखंड क्षेत्र के। अगला भाई आपका कजरी। कजरी कहाँ है आपके जो मिर्जापुर। वर्षा ऋतु में गाया जाए, जब बारिश होगा जब गाया जाए मिर्जा। चरकुला, लांगुरिया, होरी, झूला, ये कहाँ है? ये ब्रजभाषी में। ये जो ब्रज के लोग हैं ना, ये देखोगे आपने चरकुला गाते हुए, लांगुरिया गाते हुए सुना भी होगा, लांगुरिया शंख बजाते रहे। चौथा है कर्मा। कर्मा कहाँ आपका भाई? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है जी। रासलीला या रसिया कहाँ आपका? बरसाने में। रासलीला से एक शब्द जुड़ा हुआ है रामलीला। ठीक है। कहाँ रामलीला कहाँ होती है? अगला है कतवाली और नकटा, तो भाई आपका जो ये अवध क्षेत्र में हुआ। अगला है चौरसिया, ये आपका जौनपुर में होता है भाई। ठीक है जी। छोलिया, छोलिया जो है उत्तर प्रदेश का राजपूत करते हैं भाई। जोगिनी, ये जोगिनी मंदिर में साधु करते हैं जोगिनी को। बिरहा और नटवरी ये पूर्वांचल में चलता है भाई। राहुल, कार्तिकी, सोरा, राई, पाइका और धोइया ये बुंदेलखंड का भाई जो। और राई जो ना, राई इसलिए फेमस है क्योंकि ये मतलब मोर
मोर की तरह घाघरा पहन के जो महिला इसे नाचती है, महिला खुशी में मयूर अवस्था में नाचती है। लावड़ी व 72 वीर कहाँ भाई, रोहिलखंड में जो है। और जो रागनी है, रागनी तो आप देखोगे पश्चिम में गाया था, रागनी ढोला और आपको जो पूर्ण भगत है कहाँ भाई, आपको जो ये पश्चिमी यूपी में भैया। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, भैया बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि पूछे यही गए हैं बार बार आपके जो। उत्तर प्रदेश पर्यटन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई, 1975 में भैया, सॉरी 1974 में। ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आप कभी जाओ घूमने रामपुर में, ये वहाँ पड़ती है। ठीक है। अगला है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ये भी आपके रामपुर में पड़ती है भाई। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये पड़ता है आपको लखनऊ में। जवाहरलाल, हालांकि जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जवाहर खाली जवाहर ही है, जवाहर ही है खाली, जवाहर नक्षत्रशाला ये पड़ती है प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये पड़ते गोरखपुर में। और अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क बोलते हैं, ये पड़ता भाई आपका प्रयागराज में। अब कृषि एवं पशुपालन विविध, यानी ये क्वेश्चन है भाई जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जहां आप देख लोगे विविध, तो भाई आप ये समझ जाना कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ भाई, तो भाई ये आपका लखनऊ में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन कब हुआ भाई, ये हुआ 2017 में। इसका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के किस अधिनियम के तहत हुई, तो भाई संसद को 2014 का अधिनियम, उसके तहत 2014। अब ये पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि लहसुन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो मैनपुरी। ठीक भाई। प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर, ये उत्पादन उनके जिले थे। अगर एक क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता, यानी 5 ग्राम, यानी एक आदमी 5 ग्राम प्रोटीन लेता है, किससे, आपके मांस से, पशु के प्रोटीन से, बेशक वो शाकाहारी को भी गिनते हैं जब। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन क्या है, तो भैया भूमि मापन है बीघे में, एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। पहला केचुआ बीज केंद्र कहाँ, उत्तर प्रदेश का इज्जत नगर बरेली में। यूपी में अन्ना प्रथा किस क्षेत्र के लिए कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है, तो भाई बुंदेलखंड। यानी क्या है, जब खेत कट जावे हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है लोग बाग अपनी गाय भैंसों को छोड़, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं चरने के लिए। अभी गाय भैंस क्या करते हैं, जो बुंदेलखंड में आपकी कपास की खेती होती है तो उसे खराब कर देते हैं, जिसे आपकी अन्ना प्रथा बोलते हैं, अन्ना प्रथा, इसलिए जो इसके अभिशाप है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो कर्मचारी नियोजित भी है वो कृषि में है, 59% लोग हैं। 10वीं जनगणना जो है वो कृषि पर आधारित है। यूपी की प्रमुखतम जो तिलहन फसल है, तिलहन भाई वो है राई और सरसों। यूपी का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई वो लखनऊ। यूपी किस किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो भैया धान और गेहूँ ही सबसे ज़्यादा होंगे यूपी में। ठीक है जी। अगला है उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था। क्योंकि भाई एक तो यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, आप बताओगे कौन सा जनपद में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश में जो है, कमेंट में मुझे कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आरओ के पेपर में आया था। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा था कि देसी घी में सबसे उत्तम है औरैया। नींबू प्रधानता में कहाँ है, सहारनपुर।
ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूशन है जो पूछे जाते हैं बहुत बार बार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो भाई ये है वाराणसी में, ठीक है। यानी सब्जी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के कहाँ, वाराणसी में, लेकिन ये भारत का, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये भाई कहाँ है, ये कानपुर में, इज्जत नगर में, सॉरी कानपुर में, इज्जत नगर तो पता बरेली में, ये नीचे वाला पढ़ लिया मैंने। तो पल्स यानी दाले, दाले कहाँ है, कानपुर में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पड़ता है भाई, वेटनरी माने जो पशु के लिए, तो भाई ये आपका इज्जत नगर बरेली। इंडियन ग्रासलैंड एंड फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पड़ता है झांसी में। अब आपको एक बात दिमाग में धरनी है कि एक तो है IIVR और एक है IVRI, ठीक है। अब जो पहला वी है, ये पहला वी है वेटनरी, और लास्ट को तीसरा जो वी है ये है वेजिटेबल। ये हमेशा कभी कभी क्या ना खाली ये दे देगा, इसमें हमेशा यही 99.99% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये पहला दूसरा वी डाल देगा और तीसरा वी डाल देगा। दूसरे वी का जो मुख्यालय है, जो मतलब जो इंस्टीट्यूट है, वो जितनगर बरेली में, और तीसरा वी जो वेजिटेबल वे वाराणसी में। अब कुछ यूनिवर्सिटी देखेंगे कहाँ है, ये बार बार पूछे गए। देखो आपसे ये नहीं पूछा गया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये तो अपने ही उसमें है भाई, अलीगढ़ के अलीगढ़ में है, बनारस के बनारस में है, और चौधरी चरण सिंह को सब जानते भी है कि मेरठ में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ भी है, लखनऊ में। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कहाँ भी है, बरेली में। छत्रपति शाहजी महाराज यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपका भाई कानपुर में। कुछ महत्वपूर्ण उद्योग देखेंगे जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं भाई, जो आपको कालीन उद्योग कहाँ है, तो भाई ये है भदोई, कालीन नगरी भी बोलते हैं इसे, संत रविदास नगर बोलते हैं भदोई को। इत्र नगरी, तो भाई कन्नौज। मोबिल उद्योग आगरा, सॉरी मार्बल उद्योग, कैंची और खेल के सामान जो मिलते हैं भाई मेरठ में मिलते हैं। रामपुर के चाकू फेमस है। नजीबाबाद का भाई आपका प्लाईवुड उद्योग बहुत ज़्यादा, बिजनौर का। पीतल की मूर्तियाँ भैया मथुरा में भी हैं, और अभी आपके जो है मुरादाबाद में भी। बीड़ी उद्योग आपका मिर्ज़ापुर में है। गाड़ी का टायर रबर टायर भाई मोदीनगर में है। सॉफ्टवेयर उद्योग आपके पहुँचा नोएडा में। सुरमा उद्योग और बैत की छड़ी जो है, और फर्नीचर भी है, और कास्टिक सामान जो भी है बरेली में मिलेंगे आपको, जो सुरमा और में सुरमा लगाने का। इफ़को सेंटर जो भी आपका यूरिया का, आंवला बरेली में है। पता नहीं किसी गंदी सी किताब में कहाँ क्या छप रखा। कृत्रिम रबड़ कारखाना जो आपका भाई वो मोदीनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कारखाना ये गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाने भेल, ये 3 जगह हैं, झांसी, वाराणसी, अमेठी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न सारे ये कहीं ना कहीं कई पेपर में बार बार पूछे गए भाई। एक बार आप इन्हें सही से रिवाइज कर लोगे तो भाई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन विविध, बिल्कुल ये भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना बात के इधर उधर से नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। पहले देखेंगे कि जो बिजली बनाई जा रही है कोयले से, वो कौन कौन से जिले में, यानी कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ कहाँ, ठीक है जी भैया। कोयला आधारित बिजली संयंत्र पहला है सिंगरौली, तो सिंगरौली कहाँ भाई आपका सोनभद्र में पड़ता। दूसरा दादरी गौतम बुद्ध नगर में। तीसरा रियंद सोनभद्र में। चौथा है फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली। टांडा अंबेडकर नगर। अब कुछ खनिज क्षेत्र देखेंगे भाई। खनिज क्षेत्र सोनभद्र में कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा, ये वो हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए। सोनभद्र में क्या है आपका भाई, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, पाइराइट्स है, और एंडालूसाइट्स है। आप मुझे बताओगे झूठा सोना किसे बोलते हैं, कमेंट में। मिर्ज़ापुर में जो भाई
नॉन प्लास्टिक फायर किले हैं और संगमरमर है। तीसरा ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है भाई? तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, डाइस्पोर प्लेटिनम और पैलेडियम और ग्रेनाइट, ये आपके पाए जाएंगे ललितपुर में। प्रयागराज में भाई आपका जो है आपका सिलिका बालू, जिसे हम जो है सीसा बालू बोलते हैं। बांदा में क्या आपका ग्रेनाइट है भाई। झांसी में जिप्सम, खड़िया, डाइस्पोर, सेकड़ी, पोटास, फेल्सपार। परमाणु ऊर्जा केंद्र, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भाई उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसका नाम है नरौरा, कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। स्थापना कब हुई? 1991 में। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो भाई ऐसे के ऐसे प्रीवियस पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा प्लांट लगा, तो ये भैया रामपुरा गांव है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? भैया रिहंद बांध, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो भाई ये खुर्जा। बेराइट तथा एंडोलासाइट यूपी के किस जिले में पाए जाते हैं? भैया ये जो सोनभद्र में पाए जाते हैं इस प्रकार के खान में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य यूपी में कहाँ स्थित है? भाई उद्योग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आगरा में, कि भाई सोनभद्र वगैरह जितने भी ललितपुर क्षेत्र, बांदा, जो भी आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे ज़्यादा ही है, तो आसपास में आगरा में जो इसका ये ऑफिस बना दिया। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कृत शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? तय करी गई है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया ये पाए जहाँ सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में। भैया अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जनजातियों के बारे में। भैया पहले देखेंगे थारू जनजाति। भैया मुख्यतः जो थारू जनजाति पाई जाएगी वो गोरखपुर और तराई क्षेत्र में निवास करेगी, यानी गोरखपुर और जो भी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, जैसे कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच। ये थारू जनजाति है ना, जब दीपावली आवे तो दीपावली में शोक के रूप में मनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपका आंसर होगा थारू जनजाति। अगला है भैया बुक्सा या भोक्सा, ये बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला महागीर जनजाति, ये भी मुख्य तौर पर जो बिजनौर के जिले में करती है, नजीमाबाद में। खुरबार, खरवार जनजाति जो भी है सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया आदि जनपद में। सहरिया मुख्यतः ललितपुर में। अगरिया, पहरिया। अब एक ट्रिक आपको दिमाग में देखनी है, जितने के पीछे आ रही है रिया, अगरिया, परहरिया, भररिया, तो ये सारे ज़्यादातर आपके सोनभद्र में भाई 90%। लेकिन सहरिया, इसमें वो रिया लग रही है, सहरिया तो भाई ललितपुर में ही है। इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो भैया ये थारू जनजाति है, जो बताइए जो होली को जो शोक के रूप में मना भाई। अब देखेंगे भैया उत्तर प्रदेश में परिवहन भैया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आप यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे ये भैया ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में चलाया गया। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कौन कौन से जनपद से होकर जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को। JP ग्रीन ने इसको निर्माण करा। 9 अगस्त 2012 को भी ये जो है लोगों के लिए खोल दिया अखिलेश की सरकार ने। ठीक है जी। अगला जो एक्सप्रेस वे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यानी जहाँ ये ग्रेटर नोएडा से चला था आगरा, कौन सा? यमुना एक्सप्रेस वे। लेकिन अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है ये आगरा से लखनऊ को जोड़ रहा भाई। ठीक है, कितने जिले हैं?
तो भाई 10 जिले हैं, 302 किलोमीटर की लंबाई तय करा गई आगरा से लखनऊ तक। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। ठीक है, ये आपके 10 जिले हो गए, 302 किलोमीटर। ठीक है जी। अगला जो भैया एक है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब ये पूर्वांचल को जोड़ेगा भैया, कहाँ से जोड़ेगा, ये लखनऊ से जोड़ेगा भैया, जहाँ से आगरा ने छोड़ा यहाँ के। ठीक है जी। जब आगरा से लखनऊ गए हैं और लखनऊ से सीधा पूर्वांचल जाएंगे, 340 किलोमीटर ये लंबा भाई, बहुत लंबा, देख लो 340 किलोमीटर। पेपर में आएगा तो आपको देख लेना है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा लंबा एक्सप्रेसवे हाईवे। तो ऑप्शन देगा ग्रेटर नोएडा, सॉरी यमुना एक्सप्रेसवे, दे देगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बोल देगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, या बोल देगा आपको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बोल देगा, है ना। तो 9 जिले से होकर जा रहा भाई। ठीक है, ये 9 जिलों से होकर जा रहा आपका, गाजीपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और आपको गाजीपुर। ठीक है जी। अगला देखेंगे भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, इटावा जिले में ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर समाप्त हो जाता है ना। जो आपका ये लखनऊ आगरा वाला एक्सप्रेस होता है, जो ये इस पर आके समाप्त हो रहा है, बुंदेलखंड को जुड़ रहा। अब देखते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया एक, आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलकर, यानी आजमगढ़ से निकल रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलकर अम्बेडकर नगर व संत कबीर नगर निकलते हुए गोरखपुर पहुंचता। यानी भाई ये पहुंचेगा गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ से होता जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होता जाएगा ये। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग किस परियोजना को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। यानी ऐसे अगर रोड हैं भारत में जितने भी हाईवे जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में गलियारा है। जैसा आपने सुना था पहले NH7, NH7 जो आपका हमारे यहाँ से ज़्यादा था प्रयागराज से, इलाहाबाद से और नीचे कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब ऐसे ही अब कन्याकुमारी से जोड़ दिया ऊपर हाईवे, सीधा जाएगा आपका कहाँ, आपका लद्दाख और जम्मू होते हुए, यहाँ से सीधा ये जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो यहाँ बिंदु काट रहा, अब यहाँ जो बिंदु कट रहा है ये कौन से शहर में कट रहा। तो भाई ये जो कट रहा है ना, ये आपका कट रहा है झांसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो मैं इसे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप क्वेश्चन को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के, मैं इसे एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको करके, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। तो भाई मिलते हैं झांसी में, जो आपको मैंने बताया अभी। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश में एक अभी है जनरथ। जनरथ आपने देखा होगा बहुत सारा बस पे लिखा पीछे। तो ये क्या, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई है, परियोजना जो कम लागत पर AC बस में आपको सफ़र करने का मौका देती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि भाई AC बस में हम भी जाकर सफ़र करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य, कुछ मुख्यालय पूछे गए हैं। उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ, क्रम से प्रयागराज और गोरखपुर में। यानी उत्तर मध्य, यानी मध्य में, तो दोनों में उत्तर है, दोनों में उत्तर है। अगर मध्य में रुक जाएगा तो आपका भाई इलाहाबाद या प्रयागराज, और ईस्ट में जाएगा यानी उत्तर पूर्व में जाएगा तो आपको पड़ेगा भाई गोरखपुर। ठीक है, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पड़ेगा आपको जो प्रयागराज में, और उत्तर पूर्व का मुख्यालय पड़ेगा आपको भैया गोरखपुर में। अगला, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भाई ये है राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, कहाँ है,
राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जो भैया, जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच, हल्दिया का कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, 1620 किलोमीटर लंबा है, गंगा नदी में भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, और कहाँ है आपकी, गंगा नदी में पड़ता है। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, 5 है, 2 अभी निर्माणाधीन है और बाकी 3 अभी जो है भैया चालू है। निर्माणाधीन कौन कौन से हैं, एक तो जेवर में नेशनल हवाई अड्डा जो आपका जो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। दूसरा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका अभी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी करा, नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तीसरा जो अभी चालू है लाल बहादुर शास्त्री, वो वाराणसी में भैया। चौधरी चरण सिंह जो है भैया वो लखनऊ में, जिन्हें अभी जो आपको भारत रत्न दिया गया। पांचवा कुशीनगर में भैया, वो कुशीनगर में है। कुछ छोटे हवाई अड्डे भी हैं, जैसे बमरौली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली, अमौसी लखनऊ, बाबतपुर वाराणसी, और आपको जो है ये कौन सा भी, खेरिया आगरा में है। अगला आपका भाई इतिहास का विविध, जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए इतिहास के भाई उन्हें देखेंगे हम जो, ठीक है जी। सबसे पहला प्रश्न है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ में एक मंदिर पड़ता है 10 अवतार का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर पड़ता है ललितपुर में, बेतवा नदी के किनारे, और ये गुप्त काल से संबंधित है देवगढ़। इसी से मिलता जुलता एक मंदिर है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव मंदिर बोलते हैं इसे। ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है और ये पड़ता हुआ यहाँ पर कानपुर में। ये 5 से 6 सेंचुरी के बीच में ये मंदिर आपका बनाया, ठीक है जी। एक घटना है 1924 की। 1924 में क्या है, पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बैठक बुलाई गई। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे भारत में जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन की बैठक कहाँ बुलाई, तो ये बुलाया भाई 1924 में, ठीक है, कानपुर में, ठीक है। अब जब ये कानपुर में 1924 में बुलाई ही, तो यहीं पे ही एक संस्था की स्थापना हुई 1924 में ही कानपुर में ही, जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और जिसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अब यही HRA जो है अंजाम देगा आगे 1925 में, 9 अगस्त 1925, जब ये काकोरी कांड हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन होएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है क्या है, 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, जब एक ट्रेन जा रही थी आपकी, उसको ये सोने से भरी ट्रेन को ये लूट लेते हैं। अब काकोरी कांड से संबंधित कुछ लोगों को फांसी भी हुई थी, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, रामराज रोशन अशफाक, रामराज रोशन अशफाक, यानी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में, राजेंद्र लाहौरी को फांसी गोंडा में, रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में, अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में। यानी ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कि फांसी किनको कहाँ दी गई थी, तो रामराज रोशन अशफाक। अगला क्वेश्चन कांग्रेस से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये 1888 में भैया इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल। ये जॉर्ज यूल पहले अंग्रेजी है जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 में जो है किसने करी, तो भी ये करी गोखले ने, और 1905 का जो वो था ये बनारस में हुआ था अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में बनारस। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो भैया वो होता लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार ने इसका अध्यक्षता करी। अब ये वही अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई थी। अब कांग्रेस का देखो, जब कांग्रेस का सूरत में जो है कांग्रेस में फूट पड़ गई, अब 1916 में आया कि दोनों कांग्रेस एक साथ आ गई थी, गरम दल और नरम दल, प्लस जो है इसके साथ मुस्लिम लीग भी विलय कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी इसके साथ समझौता करा। 1925 में कानपुर में जो है भैया सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी ही कांग्रेस की, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी ही। आप मुझे बताओगे एनी बेसेंट ने जो है 19 कौन से वर्ष में जो अध्यक्षता करी ही और कहाँ अधिवेशन हुआ था। 1946 में भैया मेरठ में JB कन्वेंशन। आप मुझे बताओगे कि 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
उसमें अध्यक्षता किसने करी है? जो ठीक है। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो बर्नियर। जो आज आप काशी देख रहे हो तो वास्तव में काशी बहुत सुंदर है, लेकिन उस समय एक फ्रांसीसी यात्री था, उसने काशी को देख के ये कह दिया था कि ये तो भाई, ये तो भारत का, ये तो एथेंस है। मतलब ये तो भारत का एथेंस है। तो बर्नियर ने बोला काशी को। अब एक युद्ध आप पढ़ते होगे, चंदावर का युद्ध, द बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ 1194 में। इसमें जयचंद जो है भैया मारा गया। तो ये बताना था कि चंदावर वर्तमान समय में कहाँ है। तो ये पड़ता भाई इटावा में, इटावा पड़ता हो चंदावर जो है ये इटावा में पड़ता, इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर। अब पूछता 16 महाजनपद। आपको पता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख महात्मा बुद्ध के अंगुत्तर निकाय में है। आपके लिए कमेंट में बताओगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म में कहाँ है? चलो मैं बता देता हूँ, भगवती सूत्र में। तो इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन आगे को एक बार क्वेश्चन और पूछा गया कि इन 8 महाजनपदों की राजधानी देखो, काशी की तो आपको पता है वाराणसी है, वत्स कौशाम्बी है प्रयागराज का क्षेत्र, कौशल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनारा, चैंदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, शूरसेन मथुरा, पांचाल अहिछत्र। ये पांचाल का क्षेत्र जो है आपका बरेली का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा जिसका नाम है बहू बेगम का मकबरा कहाँ भी है? तो भाई ये फैजाबाद में। जौनपुर का सरकी वंश का संस्थापक था हुसैन शाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ भैया? तो मांडी भाई मुजफ्फरनगर में। यूपी के कुछ स्थल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बड़गांव और हुलास, ये पड़ता है सहारनपुर में। एक आलमगीरपुर, ये पड़ता है भैया मेरठ में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो है वो कहाँ था भैया? ये था कालिंजर में। और क्वेश्चन ये था कि ये कालिंजर कहाँ पड़ता? तो भैया कालिंजर पड़ता बांदा में, बांदा। ठीक है जी। अगला, कौन सा जनपद यूपी में शिक्षा का केंद्र जिसे सिराज ए हिंद कहा गया था? तो भाई ये था जौनपुर। किस वर्ष प्रयागराज यूपी के किस वर्ष जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार होगा? यानी जो प्रयागराज का किला है, इस पर कब अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया? तो ये होता भैया 1797। महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता? तो ये जाना जाता कन्नौज को, कन्नौज। और महोत्सव नगर है महोबा। जैदा भुक्ति बुंदेलखंड। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेतन सिंह ने। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मदारी पासे ने 1921 में। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखेंगे? उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है। विधानसभा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403 सीट है। ठीक है। और इन 403 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में 12 सीट वो प्रयागराज जिले में है। सबसे कम सीट मात्र दो सीट हैं, चित्रकूट में, महोबा में और श्रावस्ती में सबसे कम है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी पूरे भारत में कहाँ कहाँ विधान परिषद की सीटें हैं, यानी कहाँ कहाँ विधान परिषद है। अब तीसरा है लोकसभा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, सबसे ज़्यादा। राज्यसभा में ये सीटें हैं 31। यानी लोकसभा कह लो, विधानसभा कह लो, विधान परिषद कुछ भी कह लो,
सभी सीटें उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सीटों का अर्थात सीट का मतलब है जनसंख्या से। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिक सीट आपको ज़्यादा ही दिए जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिले हैं कितने? 75। अब ये जो लोकसभा की सीटें दी गई हैं, इन लोकसभा में सीटों में आरक्षण की अगर मैं बात करूं, आरक्षण अगर मैं एससी की बात करूं, शेड्यूल कास्ट की बात करूं, तो इन 80 सीटों में से 17 सीट एससी की हैं, लेकिन एसटी के लिए लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है। ठीक है। अब अब आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो है 75। जो मंडल है या संभाग भी बोलते हैं वो इसमें 18 मंडल है। यूपी में जो तहसील है 351, नगर निगम है 17, ब्लॉक है 826 और पुलिस कमिश्नरी है 7 जनपदों में। ये इसके क्वेश्चन एक आने के चांस बहुत ज़्यादा है इस बार कि पुलिस कमिश्नरी कहाँ कहाँ है। तो पहले देख लेते हैं कमिश्नरी कहाँ कहाँ है। लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है, आगरा में है, गौतम बुद्ध नगर में है और आपका जो है गाजियाबाद में है। तो ये 7 जनपद हैं जहाँ आपकी पुलिस कमिश्नरी है। याद रखना है कि मेरठ में पुलिस कमिश्नरी नहीं है, ना ही बरेली में है। आपको ऑप्शन ऐसे ही फंसा कर देगा। अब देखते हैं नगर निगम। नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। ठीक है। अब नगर निगम देखते हैं। नंबर 1 लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, आगरा, अयोध्या, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर। यानी ये 17 जनपद हैं जहां आपके नगर निगम स्थापित हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मोटा मोटा परिचय देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं पहले चौधरी नारायण सिंह। ठीक है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। अभी जो वर्तमान समय मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, सॉरी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। प्रथम विधानसभा विधान परिषद अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? तो जो विधानसभा के जो अध्यक्ष से पहले उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन और जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री चंद्रभाल और ये स्वतंत्रता के बाद थे। ठीक है। अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। पहली बार जो लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक पहली बार लगा था। प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2। एक है सुचेता कृपलानी जो आपकी पहली है, दूसरी है मायावती जो 4 बार रह चुकी हैं। ये बादलपुर गांव से बिलोंग करते हैं मायावती जो है गौतम बुद्ध नगर से। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रीय परिषद है वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद। यानी आपकी 5 क्षेत्रीय परिषद होती है। आप मुझे बताओगे क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अब बात करते हैं यूपी में न्यायालय। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। 17 मार्च 1866 को इसकी न्यायालय की स्थापना हुई थी जो प्रयागराज न्यायालय है। अब बात करते हैं राज्य में कारागार यानी जेल कितनी है? 73 कारागार हैं। अभी वैसे कुछ निर्माणाधीन भी हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नारी बंदी निकेतन कहाँ है? तो यह लखनऊ में।
जब आप पुलिस सेवा में चले जाओगे तो आप जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 16 साल 15 साल, लड़के झांसा दे के उन्हें जो है अपने प्यार में फंसा लेते हैं, तो फिर उन लड़कियों को नारी निकेतन भेजा जाता है ताकि वो अच्छा वहाँ जाके उनका माइंड डेवलप हो जाए, कुछ वो सीख जाएं, हल्की सी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बताते हैं। तो नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में। किशोर सदन, अल्पवयस्क कारागार, तो जैसे महिलाओं को छोड़ा था लखनऊ में, ऐसी लड़कों को छोड़ते हैं बरेली में। ठीक है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये लखनऊ में है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में है, 1844 में बना था। ठीक है। अब संगठन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपदा आ जाए तो इसकी आपदा कब कब बनी थी? आपदा प्रबंधन 2005 में। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।